नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध, जिसका उद्देश्य है सूचना, सोच और समाधान, जिसके तहत हम किसी न किसी शख्सियत को हमारे कार्यक्रम में बुलाते हैं और किसी न किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि राजस्व विभाग में लोगों को जो सेवाएं दी जा रही है उसे किस तरीके से सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी कि उन्होंने किस तरीके से अपना अभी तक का राजनीतिक सफ़र जिया है और किस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा की। नमस्कार करण सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। करण सिंह जी, जैसा कि आपका जो बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, तो इस सफ़र में जब 1985 से आपने शुरुआत की और अभी तक आप 8 बार के विधायक बन चुके हैं अपनी इछावर विधानसभा के, तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके का अनुभव रहा और किस तरीके की चुनौतियाँ रही है। कि मैं 85 के पहले संघ में काम करता था, राष्ट्रीय श्रम संघ से। जी जी गांव-गांव जाना, बच्चों को बुलाना, अपने राष्ट्र के बारे में चर्चा करना, जी पूरा जीवन इसी में था। मैं संपर्क में आया हमारे विभाग प्रचारक गुलाब चंद जी खंडेलवाल की। जी तो रात दिन यही काम करते थे। फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करते, इसलिए हम बहुत सारे लोग बम्बई अधिवेशन में गए थे। वहाँ के बाद मैं अपना स्वयंसेवक में काम करता था, खंड प्रचारक था, खंड कार्यवाह भी रहा। और धीरे धीरे हम काम करते रहे। तो गुलाब चंद जी खंडेलवाल के संपर्क में थे, तो उनके घर कभी जाते थे। तो प्यारेलाल खंडेलवाल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की में बहुत योगदान दिया, जिन्होंने बहुत काम किया, उनके संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो हम तो बहुत छोटे थे, 25-26 वर्ष के होंगे उस समय। तो हम तो जानते नहीं थे कि चुनाव लड़ना, पैसा खर्च करना, ये हमारे पास तो, हम तो किसान आदमी थे, खेती बाड़ी भी करते थे। उसके बाद फिर हमें 85 में टिकट दे दिया। और जब 85 में मैंने देखा कि हमें कोई जानता भी नहीं था, पोलिंग पे जानते थे, तब ये नहीं जानते कि करण सिंह वर्मा है। लोगों ने हमें चुनाव जिताया। उस समय जब इंदिरा लहर थी और वो कहते साहब हम जाते थे तो हमारे जो पहले एमएलए थे वो बात नहीं करते थे, पहचानते नहीं थे, पर्ची मिलाओ आओ सो रहे थे, पर बात नहीं करते थे। मैंने कहा कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, कभी कोई ये नहीं कह रहा कि मंत्री या विधायक सो रहे हैं, या कभी ये नहीं कहा कि तुम कहाँ रहते हो मैं जानता नहीं। ये मैंने प्रतिज्ञा की और मैं चुनाव लड़ा। और गांव में अपनी मोटरसाइकिल से गांव में जाना, उनकी समस्या सुनना, संगठन टिकट देते गए, मैं जीतता गया। ये तो ये भी कह सकते हैं कि आपके जो क्षेत्र के जी जनता है वो आप पर विश्वास करती होगी, तभी तो आप इतने बार चुनकर आए हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मैं जब छठा चुनाव लड़ा तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और हिंदुस्तान में एक पहला क्षेत्र विधानसभा था जहाँ परिश्रम किया कांग्रेस के लोगों ने। कुछ 4 गांव मुझे सामाजिक दृष्टि से हटा दिए, वो दूसरे अन्य समाज के लोग जो हमें सहयोग नहीं करते उनको जोड़ दिया और मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। अब स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि चुनाव तो आप कभी दूसरी बार भी जीत सकते हो, अगर आप गए तो आपको किडनी में इंफेक्शन आ गया है। और मैं गया नहीं। और ऐसे ही सब लोगों ने कर खुरा के 371 वोट से चुनाव आ गया। हमें लोगों ने कहा कि कलेक्टर को बोलो, किसी को बोलो भाई दोबारा गिनती करवा लो। तो मैंने गिनती करवाना इसलिए उचित नहीं समझा कि अगर मान लो मैं जीत भी गया ईमानदारी से भी, तो लोग ये कहें कि देखो इनकी सरकार थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, इनके खास आदमी थे, वो ये चुनाव हारते हुए जीत गए। तो उस बदनामी के कारण मैंने मना कर दिया कि मैं जीत भी जाऊं तो भी मैंने 5 साल ऐसे रह लूंगा। कम से कम सम्मान, आदमी को एक सम्मान होता है, उसे तो जीना चाहिए सम्मान। आत्मसम्मान की बात थी। जी जी। और बस ऐसे पार्टी संगठन हमें
टिकट दी और भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि जनता से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और सर जिस तरीके से आपकी कार्यशैली रही है, तो आपको एक ईमानदार नेता के रूप में भी जाना जाता है। हम मैडम 3 बार कसम खाते हैं। जी, कलेक्ट्रेट में शपथ ग्रहण कर होती, फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने हम कसम खाते हैं, जी, जिस पे आजकल कोर्ट में भी गीता पर हाथ रखवाया जाता है। वो इसके बाद फिर राज्यपाल महोदय में शपथ देते हैं। जी, अब जिसके बाद भी कोई बेईमानी करता है तो राष्ट्रद्रोही होता है। जी, 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 अपने धर्म का भी नाश करता है और राष्ट्र का भी हम्म, राष्ट्रद्रोही मानता है। जो पैसा खाता है, कमीशन खाता है, मैं उसे राष्ट्रद्रोही मानता। मेरी निगाह में आज भी कुछ मनुष्य नहीं है। जनता की सेवा ही आप जनता की सेवा सेवा ही करें, आपका दुख धर्म दर्द है में एक साथ हो तरीके जाएं। से। जी, दुखी होता आदमी मुस्कुरा लें, उनको बैठ जाएं, बात कर लें, गिलास पानी पिला दें, जी, चाय पिला दें। वो उनके लिए टेलीफोन करता है और तहसीलदार को भी कहते हैं कि जो भी हो न्यायोचित कार्रवाई करना। जी, ऐसा नहीं कि मंत्री के वैसा करना। हम्म, उनसे पूछते हैं। जी, इंदौर गए थे, इंदौर से पूछा कि कितने का नामांतरण हुआ यहाँ। हम्म, 2-3 बच्ची थी, 2-1 लोग थे। हम्म, मैं क्यों तुम्हें नामांतरण में पैसा लगा क्या? हम्म, कैसा भी 1 रुपया नहीं लगा। जी, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं भी ये सुनना चाहूँगा कि राजस्व विभाग में किसी का नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, नक्शा दुरुस्तीकरण हो। क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम भी यही सुनते हैं कि राजस्व विभाग में अगर कोई जाता है तो कहते हैं कि बिना पैसे के काम नहीं होता, लेकिन आज हम देख रहे हैं बिल्कुल परिस्थितियाँ बदल गई है और सेवाएं भी सुलभ हो गई है, सरल हो गई है। तो बिल्कुल आप अपने विभाग की आपके पास अच्छी पकड़ है और आप उसे अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आप पिछले इतने सालों से राजनीति में हैं और हम देखें कि सरकार की दी हुई सुविधाएं भी आपको मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि शायद आपके परिवार में हमने देखा है क्या इन सब सरकारी सुविधाओं का वो इस्तेमाल करते हैं? देखिए ऐसा है कि मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुएं से बुलाया। मैं खेती में काम कर रहा था, तो निःशुल्क बुलाया। तो मैं भी लोगों को निःशुल्क सेवा देता हूँ। वो जो हमें सरकारी सहूलियत मिलती है, मंत्री के लिए मिलती है। हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि उनके पिताजी गाड़ी में यात्रा करेंगे, उनके भाई करेंगे, उनकी बहन करेगी, उनकी पत्नी करेगी। ये तो करण सिंह वर्मा मंत्री है। तो ये मंत्री की सहूलियत मंत्री। अब मेरी गाड़ी में मेरा बेटा नहीं बैठ सकता, मेरी बहन नहीं बैठ सकती, मेरे माता पिता कोई नहीं बैठ सकते, क्योंकि करण सिंह बेटा तो उनका है। मगर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं एक सुविधा है वो मेरे लिए। हाँ, पब्लिक को अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई कारण हो, कोई वो कर सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि सेवा निःशुल्क सेवा होना चाहिए, जिसे लोग कहीं से भी देखें। जैसे हमारे सरपंच को हम पैसे देते हैं 5 लाख रुपए, भूमि पूजन करने जाते हैं, तो वो नारियल चढ़ाता तो हम उसकी चीटक भी अधिकार में नहीं लिखा, नहीं संविधान की चीटक खाओ आप, ये कहीं नहीं लिखा। तो इसलिए मैं इसे बहुत ही ये मानता हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करो। बहुत खूब, आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। और सर एक और चीज़ मैंने देखी कि आप कहीं भी यात्रा करते हैं तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, आप अपना ही भोजन लेके जाते हैं, ये भी मैंने सुना है। नहीं, क्या है कि मैंने देखा है अपनी आँखों से, वही करता हूँ मैं। पहले के मंत्री जाते हैं, अब तो कलेक्टर तो मिलने आ जाता है और जिस विभाग के हैं उस विभाग को अधिकारी को कहते हैं कि भाई आप देखो इनको। तो जैसे मैं रेवेन्यू मिनिस्टर में गया तो मेरे साथ 10 दोस्त गए। अब 10 दोस्तों को क्या खाने का शौक है, क्या पीने का शौक है, और उन्होंने मान लो लाख खर्च कर दिया, 25,000 खर्च किया, तो वो तहसीलदार देता पैसा। अब तहसीलदार को हम बोलते हैं कि नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा दुरुस्त आप ईमानदारी से करो, पैसा नहीं लोगे, तो वो कहेगा कि साहब आपके लिए जो खर्च की व्यवस्था करते हैं वो कहाँ से लाएंगे, क्या हमारी तनख्वाह में से करेंगे? इसलिए मैं कभी नहीं खाता। अपना भोजन बना के अभी एक आए थे तो वो ट्रेन में बैठे देख रहे थे, तो अभी आए थे कि साहब मैं वो हूँ, मैंने आपको देखा है और इसलिए आज आपसे मिलने आया हूँ कि आपने अपना कपड़ा खोला, जैसे हम गांव में दूसरी भाषा सिलोरी लेके जाते जैसे। वो खोला, अपना भोजन कर लिया, जी। सर्किट आए, भोजन कर लिया और अपना भोजन सर्किट ले जाते हैं। बाई चांस से अगर रुकना पड़े तो सर्किट हाउस में बुला के कि भैया हमारी रोटी आटा है, रोटी बना लो और जो तुम्हारे चाय के सब्जी के पैसे लगेंगे वो नकद दे देते। मतलब जैसे है आप, जैसे आप किसान के रूप में जन्म लिया है, किसान की तरह रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि आप जनता की सेवा करें तो जनता की तरह ही रहना आप पसंद करते हैं। और अब मैं जानना चाहूँगी कि राजस्व विभाग के बारे में हम जानेंगे कि राजस्व विभाग में आपने
क्या क्या बदलाव किए हैं, किस तरीके से लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से उनको जो सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगी, लेकिन हम इसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद करण सिंह जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और अब मैं जानना चाहूँगी राजस्व विभाग के बारे में। अगर हम राजस्व विभाग की बात करें कि जैसे ज़्यादातर लोग तहसील में जाते हैं, लंबी लंबी लाइन लगती है लोक सेवा केंद्र में, कोई नामांतरण के लिए, बंटवारे के लिए, बड़े ही लोग परेशान होते हैं। कई बार मैंने किसानों को देखा है कि उनको समझ नहीं आता है कि हम कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन सेवा कैसे लें। तो इसके लिए आपने किस तरीके की सुविधाएं राजस्व विभाग में शुरू करी है? उनको आपने कहा वो सही मैं मानता हूँ। जी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महाअभियान चलाएंगे, सारे काम स्थगित करो, पहले राजस्व विभाग का काम करो। जी। वो पूरे मध्य प्रदेश में सारे कलेक्टर, कमिश्नर, राजस्व के अधिकारी, तहसीलदार, सबको दिशा निर्देश दिए, सबके समय अवधि है। जैसे सीमांकन करना है तो 30 दिन में आपको करना पड़ेगा। किसी के रास्ता के बाद हो तो 35 दिन लगेगा। नामांतरण है उसमें 45 दिन लगता है कि नामांतरण का अगर कोई फौत हो गया तो उसका नामांतरण करना ही पड़ेगा। सीमांकन करना हो, बटान करना हो,
इनकी अवधि 1 महीना 30 दिन 45 दिन की है। कोई विवाद है तो 45 उसमें 60 दिन 90 दिन लगेंगे। इससे हमने सब नियम बना रखे हैं। अगर उस नियम के विपरीत अधिकारी काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ऑनलाइन सुविधा की जो ऑनलाइन भी सुविधा है, मैंने कहा ना आपको, आप रजिस्ट्री ही करवा सकते हैं, नामांतरण आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर कई दिक्कतें आती है, जैसे मान लो कोई जमीन कोई बेचता है और उस पर कर्ज ले लिया किसी ने, तो उसका नहीं होगा क्योंकि वो बंधक हो गई। वो अब पैसा जमा कराएंगे तो उसका भी हो जाएगा। आप मानोगे आश्चर्य कि 1 करोड़ से ज्यादा प्रकरण मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टाइम जी। और आजकल वो पहले जैसा नहीं रहा। हमने साइबर तहसील खोल दी। जी। आप अपनी जमीन है आपके नाम से किसी को बेचना चाहेंगे तो 20 दिन में उसका नामांतरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, अब कोई पटवारी तहसीलदार को जाने की जरूरत नहीं। अगर उसने रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री कराने के 20 दिन बाद। हाँ, 20 दिन 25 दिन जो भी है। और अगर उसमें कोई कमी है तो फिर तहसीलदार को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कोई त्रुटि है, क्या मामला है। और अगर तहसीलदार मान लो नहीं है तो मैं तहसीलदारों को कहता हूँ कि निराकरण आप ही करो। तो पहले से बहुत परिवर्तन हुआ, पहले खारिज कर देते थे, अब निराकरण करेंगे। चाहे रास्ते का मामला हो या कोई भी मामला हो, मैं बैठता हूँ, लोगों को पुकारता हूँ कि आइए मेरे पास, मेरी जवाबदारी तुम्हारी जमीन की रखवाली करना। मेरा धर्म ही राष्ट्र निर्माण की सेवा के लिए, मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ। तो सर, जिस तरीके से आपने क्षेत्र की बात करी, तो आपने आपके इछावर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ आपने लोगों की सेवा के लिए, वहाँ की जनता के लिए क्या ऐसे उपलब्धियाँ दी है या क्या ऐसे काम किए, वो भी आप हमें शेयर करिए। तो मैंने नहीं किया वो उपलब्धि, उपलब्धि है सरकार की। जी जी। आज मेरे इछावर को लोग क्या कहते हैं, सब ये नया इछावर है, पुराना इछावर भूल गए। जी जी जी। माता जी के सामने कंक्रीट है जी। अच्छा पार्क बना हुआ है, एक तालाब में पार्क बना रहे हैं, नया पार्क बना रहे हैं, लोगों को पानी सुलभ से मिलता है। जी जी। पूरे गांव में कंक्रीट है, पूरे इछावर में। जी जी। अब संदीपनी स्कूल बन रहा है 40 करोड़ का, अस्पताल 10 करोड़ के अस्पताल बनाई है ना। अस्पताल में भी लगे ऐसा इछावर की कि इलाज अगर कराए तो इछावर के अस्पताल में, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं आपने ज्यादा सुलभ कराई है। वहाँ हमने हमारे मत से हमने वहाँ 100 बांध दिया कि कोई व्यक्ति भगवान ना करे, इलाज के लिए पैसे की कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 5 लाख तक का इलाज सरकार कराएगी। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी, जितना राजनीति में आप आगे बढ़े हैं, अगर जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो कि हमारा पहले देश कैसा था जी, हमारे देश पे कितनी बार आक्रमण हुआ। महाराणा प्रताप जैसे लोग होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी जैसे होना चाहिए। और युवा लोगों को राजनीति में आना आवश्यक है और लोगों से बात करना चाहिए और लोगों में अपनी एक पहचान बनाना चाहिए कि देश के लिए आज की राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। जो कि वर्तमान स्थिति आप देख रहे हो, अमेरिका को देख रहे हो आप, युवाओं को आना जरूरी है। उन्हीं के हाथ में देश का भविष्य। हम तो ये पीढ़ी चली जाएगी, आने वाली पीढ़ी संभालेगी देश को। हमारी जो जनता है उनके लिए राजस्व विभाग की जो योजना है उसका लाभ कैसे ले और किस तरीके से वो लोग अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो नामांतरण हो, बटांकन हो, कोई भी जो राजस्व से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसके बारे में आप एक छोटा सा संदेश दर्शकों को दीजिए कि किस तरीके से वो लोग इसका लाभ ले सकते। सारे किसान भाई से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको रजिस्ट्री कराना हो तो साइबर तहसील में जाइए, रजिस्ट्री कराइए, ऑटोमेटिक आपका नामांतरण होगा। अगर नामांतरण नहीं हो तो मैं आपके चौकीदार के रूप में बैठा हूँ भोपाल। जो भी व्यक्ति 11 बजे के आसपास में बैठता हूँ, आइए। सीमांकन आपका है ज़मीन का, 2 भाई हैं या परिवार के लोग हैं, सीमांकन की अवधि भी हमने 30 दिन दी है। उसमें सीमांकन करना पड़ेगा आपको, दोनों पार्टी को बुलाना पड़ेगा और दोनों पार्टी के सामने सीमा विवाद का सीमांकन का मामला होगा। चाहे रास्ते का मामला, अगर किसी किसान को रास्ता है ही नहीं, उसकी ज़मीन आगे है और आगे पीछे और आगे किसी दूसरी, उसे रास्ता देना ही पड़ेगा 131 में। पारिवारिक बंटवारा, कोई पिता है अपने जिंदा जी, अगर उनके पास 15 एकड़ ज़मीन है और उनके 3 बेटे हैं तो वो अपने पारिवारिक बंटवारा बच्चों से साइन कराएंगे, खुद तहसीलदार को आवेदन देंगे और उनका पारिवारिक बंटवारा फ्री में 1 रुपया भी नहीं लगता।
ना राजस्व लगता है इसका, कुछ भी नहीं हो, ये हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो मेरी जवाबदारी, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आपके नक्शे में 5 एकड़ 17 डिसमिल है और ज़मीन कम है तो उसके दुरुस्तीकरण के लिए वो तहसीलदार को आवेदन दे। तहसीलदार की ड्यूटी है कि वो पटवारी के पास बैठ के वाचन करवाएगा, वो दुरुस्तीकरण करके अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगा, वो अनुविभागीय अधिकारी उसे ठीक करके देगा। कोई भी ऐसे विवाद के मामले हैं, भाई लड़ रहे हैं, तो उनको ये कहता हूँ मैं कि लड़ो मत। परिवार जैसा, अपने परिवार में भगवान जैसे राम थे, ऐसे भाई बन के रहो। यही मेरा संदेश है कि मैं आपके लिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में मुझे काम सौंपा है। अगर इसमें कोई नियम जो हमने बनाया, जिससे RB 64 में नियम बनाया, अग्निकांड हो गया, तत्काल उसे हम पैसा देंगे, हमारा तहसील जाएगा। पाइप जल गया तो पैसा देंगे, मकान जल गया तो पैसा देंगे, अगर मवेशी मर गई तो उसका भी पैसा देंगे, अगर भगवान ना करे किसी को सर्वदर्शन उसको भी 4 लाख रुपए देंगे, दुर्घटना हो गई तो पैसा देंगे, कोई बाढ़ आ गई है ज़मीन में तो उसका भी हम सर्वे करके पैसा देंगे। मैं समझता हूँ कि राम राज्य जैसा हमने कानून बनाया है, तो मैं यही संदेश दूँगा कि ईमानदारी से आप काम करें। मैं आपके लिए चौकीदार के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आइए, मैं आपके सारे काम निपटाऊँगा। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी, आपने राजस्व विभाग में जो नवाचार किया है उस बारे में आज आपने बताया, और किस तरीके से वो राजस्व विभाग की योजनाओं का लाभ ले, इस बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम आपको भी, सभी श्रोता बंधु को भी, सबको प्रणाम, धन्यवाद। तो देखा आपने कि आज हमने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी से जाना कि किस तरीके से राजस्व विभाग की जो योजनाएं हैं, जो सेवाएं हैं, कितनी सरल हो गई है और कितने अच्छी तरीके से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, और डिजिटाइजेशन हो गया है और डिजिटल के माध्यम से आप अपने सारे काम करवा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।